देखो अब अपना पोर्शन है, अपने सेकंड चैप्टर का जो पोर्शन चल रहा था धारिता, तो उसमें कल उसका लगभग बेसिक सा मैंने आपको मेरा मिनट के अंदर बताया था। अब अपना जो टॉपिक है वो है समांतर पट्टिका संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए पट्टिका बोले या प्लेट, संधारित्र। तो देखिए समांतर पट्टिका या प्लेट जो है दोनों सेम चीज है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की बात करेंगे। जो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, ये हमारे पास दो समांतर प्लेट हैं जिनका आकार और आकृति लगभग समान है, एक दूसरे से अति अल्प दूरी स्मॉल डी पर स्थित है और एक प्लेट पर प्लस कैपिटल क्यू आवेश है, दूसरी प्लेट पर प्लस माइनस कैपिटल क्यू आवेश है। तो परस्पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकार एवं आकृति वाली दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर स्थित हों तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। देखें परिभाषा क्या होगी, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकार एवं आकृति की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। देखो परस्पर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकार वाली एवं समान आकार एवं आकृति की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर अति अल्प दूरी पर स्थित हों तो यह व्यवस्था क्या कराएगी, समांतर प्लेट संधारित्र। हमारे पास दो प्लेटें हैं
दोनों पे परिमाण समान है, प्रकृति अलग अलग है, एक पर +q है, एक पर -q। आकार और आकृति समान है, एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर, अति अल्प स्मॉल डी दूरी पर समांतर स्थित है। तो यह जो व्यवस्था है वो क्या कहलाएगी? समांतर प्लेट संधारित्र। अब देखो हमें निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या निकालनी है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कल आपने ये देखा होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/V और V इक्वल टू होगा EB। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, आप विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करो कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो देखो यहाँ पर जो बल रेखाएं खींची जाएंगी वो इस प्रकार से होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस प्रकार, और किनारों पे बल रेखा इस प्रकार से होंगी, विद्युत बल रेखा समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर। अब देखो ये जो किनारों पे बल रेखाएं इस प्रकार से मुड़ी हुई होती हैं और अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। तो ये ध्यान रखना, समांतर जो प्लेट संधारित्र है उसके अंदर तो उत्पन्न होता है समरूप विद्युत क्षेत्र, लेकिन उसके जो किनारे हैं वहां पे समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं होगा वहां पे। इसका कारण होता है उपांत प्रभाव। क्या होता है? उपांत प्रभाव। ये अपन लास्ट में बताएंगे कि उपांत प्रभाव क्या है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो हम यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं P, मतलब यहाँ ले लो थोड़ा सा इसके नजदीक। हमें इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है पहले। तो देखो ये मैंने समझा दिया, आपको पता होना चाहिए। देखो इधर जब इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो देखो नेगेटिव के कारण जो आएगा उसकी डायरेक्शन ये आएगी, इस नेगेटिव के कारण अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इस पॉजिटिव के कारण जो दिशा आएगी वो बाहर की तरफ। यही तो हो गया ना। अब इधर जो आएगा वो आएगा σ/2ε0, इसके कारण भी आएगा σ/2ε0, क्योंकि इसका भी पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है और इसका माइनस सिग्मा है, तो इसके कारण σ/2ε0 विद्युत क्षेत्र, और इस वाले प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र σ/2ε0। लेकिन दोनों की दिशा तो विपरीत होगी ना, एक की दिशा इधर है और दूसरे की दिशा इधर है, परिमाण समान है, दिशा एक दूसरे की विपरीत है, तो रिजल्ट कितना आएगा? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का 0। कितना रिजल्ट आया? 0। आगे बात समझ में। तो इस वाली प्लेट के बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो गया? 0। E = 0। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये जो प्लेट है जिस पर अपन ने पॉजिटिव Q चार्ज लिया है, इस प्लेट के इधर अपन कोई पॉइंट ले लेते हैं। इस प्लेट के इधर पॉइंट लेते हैं, तो देखो मैंने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, माना P। इस पॉइंट पर अपने को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। क्या करना है? विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखो धनावेश के कारण जब इसको निकालेंगे तो दिशा ये आएगी और रिजल्ट आएगा σ/2ε0। जब इस बिंदु पे ऋणावेश के कारण करेंगे तो दिशा ये आएगी और रिजल्ट आएगा वही σ/2ε0। आगे बात समझ में। तो इस बिंदु पर धनावेश के कारण दिशा ये, ऋणावेश के कारण दिशा ये, और रिजल्ट दोनों के सेम परिमाण, एक का σ/2ε0 तो दूसरे के कारण भी क्या रहा है? विद्युत क्षेत्र का परिमाण σ/2ε0। दिशा एक दूसरे के विपरीत, परिमाण समान, तो रिजल्ट क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। तो इस प्लेट के बाहर की तरफ भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या आया? 0। आगे बात समझ में। अब अपन प्लेट के अंदर बात करेंगे। इस प्लेट के अंदर अपन ने कोई बिंदु लिया P। इस बिंदु P पर देखते हैं क्या विद्युत क्षेत्र आता है या नहीं आता है। तो देखो
इस प्लेट के कारण, अब आप ये कहोगे सर ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहां से लेके आ रहे हो, तो भाई आप पीछे चैप्टर फर्स्ट में जाना और चैप्टर फर्स्ट के अंदर गाउस नियम का एप्लीकेशन पढ़ाया था। किसी पट्टिका के कारण या किसी परत या प्लेट के कारण उसका रिजल्ट था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी परत या प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। या देखो जब बिंदु P पर अपन बात करेंगे तो देखो बिंदु P पर बात करेंगे तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये और रिजल्ट आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस ऋणावेश के कारण जब बात करेंगे तो दिशा ऋणावेश की ओर आएगी तो रिजल्ट आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखो इन प्लेटों के बीच जो बिंदु P है उस पर विद्युत क्षेत्र क्या आया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दिशा से में तो जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रहेगा। तो ध्यान रखना प्लेटों के बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र का मान 0, वैसे भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको जवाब देना है। और दोनों प्लेटों के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र का मान आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दोनों प्लेटों के मध्य भाग में समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि उसके किनारों पे समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, ध्यान रखना। अब बात आती है इसकी प्लेटों के मध्य भाग में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वो आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से प्लेटों के मध्य विभवांतर V इक्वल टू क्या आएगा, ED। तो V इक्वल टू E का मान आपको दे रखे हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में D, समीकरण नंबर 1। विभवांतर निकाल लिया हमने दोनों प्लेटों के मध्य। अब देखो धारिता की परिभाषा अनुसार, धारिता की परिभाषा के अनुसार फॉर्मूला क्या था अपने पास, C इक्वल टू Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ पे C Q का मान क्या है, Q ही है यहाँ पे, और V का मान क्या है, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको ऊपर ले लेंगे तो C इक्वल टू आया Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा D, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। तो यहां पर देखो C इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की जगह Q अपॉन A और गुणा में D, Q से Q कैंसिल हो गया तो रिजल्ट क्या आया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। रिजल्ट क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र उसका धारिता का फॉर्मूला। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न धारिता जो होगी या समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वो होगी C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। लेकिन ध्यान रखना ये जो धारिता आई है वो है निर्वात में। कब है, निर्वात में। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर जब केवल और केवल उसकी प्लेटों के बीच में निर्वात होता है
उस दौरान धारिता का जो फॉर्मूला आता है वो आता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो पॉइंट है वो इसी का ही है, वो है धारिता पर पैरावैद्युत का प्रभाव। अगला जो टॉपिक है वो है धारिता पर पैरावैद्युत का प्रभाव। तो अपने को मतलब ये दिखाना है कि धारिता पर पैरावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट स्टार्टिंग के जो चैप्टर के हैं, ठीक है, जैसे पैरावैद्युत ध्रुवण, इनके बारे में लास्ट में समझाया जाएगा, ठीक है। वो स्टार्टिंग के 5-7 पॉइंट मैंने छोटे हैं, वो लास्ट में बताऊंगा, पहले ही पूरा धारिता का पोर्शन करवा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद वापिस से बताऊंगा। तो देखो, धारिता पर पैरावैद्युत पदार्थ का प्रभाव, ठीक है। तो एक टॉपिक है पैरावैद्युत तथा ध्रुवण, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, वो अपन बाद में पढ़ाएंगे लास्ट में, जब ये धारिता का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उस दौरान, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि पैरावैद्युत पदार्थ का काम क्या है यहाँ पे। तो देखिए, ये माना हमारे पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी प्लेटों पर जो आवेश दिया गया है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो प्लस प्लस और प्लस, इधर माइनस 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 और माइनस। इधर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो प्लस सिग्मा, इधर प्लस आवेश घनत्व माइनस सिग्मा, और क्षेत्रफल प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो है कैपिटल ए, ठीक है। ये सब चीजें हमें पता है। अब क्या है, या पैरावैद्युत पदार्थ रखेंगे, क्या रखेंगे, पैरावैद्युत पदार्थ। तो देखो मेरी बात समझ लेना थोड़ा सा, प्लेटों के बीच जैसे ही पैरावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है, अर्थात वहां पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होंगे। देखो, मेरी बात सुनना चाहिए। इसमें जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, पहले से मैं नीचे बता रहा हूं, इधर देखिएगा, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा है। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर पैरावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है। अब ध्रुवण के अंदर मैंने बताया कि वहां पर चार्ज का सेपरेशन होता है, पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ। तो यहाँ पर देखो चार्ज का सेपरेशन कैसे हुआ कि इधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव आया, और इधर नेगेटिव है तो इधर क्या आया, पॉजिटिव आया। अब देखो, पैरावैद्युत पदार्थ का जब ध्रुवण हुआ तो इस पॉजिटिव के पास ये नेगेटिव है और इधर नेगेटिव के पास ये बड़ा पॉजिटिव है। इन दोनों साइड के चार्ज को छोड़ के
और बाकी जितने भी अंदर जो आवेश हैं, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं, ये सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। केवल बाह्य विद्युत क्षेत्र के साइड जो किनारे हैं प्लेट के पास, केवल वहां पे चार्ज बचता है, बाकी सब नेगलेक्ट हो जाता है। तो इधर इस प्रकार से बच जाएगा। देखो ये दोनों हटेंगे, ठीक है। तो इधर केवल क्या बच गया, पॉजिटिव बच गया। आगे बात समझ में, इधर तो केवल क्या बच गया, पॉजिटिव, और इधर केवल क्या बच गया, नेगेटिव। तो इधर नेगेटिव बचा, इधर पॉजिटिव, तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, जिसको कहेंगे प्रेरित विद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा क्या होगी, इसको कहेंगे ईपी, पोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा प्रेरित विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या है, ये जो विद्युत क्षेत्र है वो तो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो विद्युत क्षेत्र आया वो आया सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही तो है। एक जो विद्युत क्षेत्र आया वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, और दूसरा जो आया वो सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आया। तो देखो परावैद्युत माध्यम में परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, ई डैश, जैसे मैंने मान लिया उसको, तो क्या आया, पहले अपने पास विद्युत क्षेत्र ई था, ई में से क्या होगा, ईपी के घटेगा, घटेगा क्यों, क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो ये है और इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, तो इसमें से इसको मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। तो रिजल्ट क्या आया, ई डैश बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया। अब बात आती है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र तो आ गया, इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की अपन जो बात करेंगे, जैसे अगर अपन परावैद्युत पदार्थ से या परावैद्युतांक की परिभाषा से अगर इसको सोल्व करें तो अपने पास क्या आना चाहिए, वो देखो, हमें अगर परावैद्युतांक की परिभाषा से इसको सोल्व करेंगे तो ई डैश जो आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, यही तो आएगा ना, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, सॉरी ई अपॉन में एप्सिलॉन, क्या आएगा, ई अपॉन में एप्सिलॉन। भाई जो विद्युत क्षेत्र हमारा पहले था उसके अपॉन में क्या जाएगा, ई जाएगा, ठीक है। और ई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां से देखो आपको क्या करना है, ये जो ई है इसका मान क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या आ गया, एप्सिलॉन, क्या आ गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या आ गया, एप्सिलॉन। अब देखो बात आती है कि अपन इन दोनों को कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में क्या आएगा, वो देखिए, कंपैरिजन के अंदर क्या करना होता है आपको, आप यहाँ दो तरीके हैं, दोनों में से कोई से भी तरीके से आप काम कर सकते हो। देखो इसमें करना क्या है, या ये थोड़ा सा चेंज करना है, एप्सिलॉन आर आएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन आर। आगे बात समझ में। अब हमने एक समीकरण तो ये बना लिया, एक समीकरण ये बना लिया, ये भी ई डैश है, ये भी ई डैश है, मतलब परावैद्युतांक पदार्थ रखने के बाद परिणामी विद्युत क्षेत्र ये है और ये भी सेम है, इन दोनों को बराबर कर देंगे
तो यहाँ से क्या आया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर ई डैश के बराबर, और इधर क्या आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसको और सोल्व करोगे तो ई डैश बराबर क्या है सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये यहीं पे देख लो आप इसका, आप देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या है। रिजल्ट के अंदर क्या है कि जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ भरा तो अंतर क्या आया। देखो जब हमने पैरावैद्युत पदार्थ नहीं भरा था तो हमारा विद्युत क्षेत्र था ये, सुन लेना अच्छे से, और जब हमने पैरावैद्युत पदार्थ भरा है तो विद्युत क्षेत्र आया है ये। आगे बात समझ में, देखो सुन लेना, मैं कह रहा हूं जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ भरा तो हमारा विद्युत क्षेत्र ये आया है, और जब नहीं भर रखा था निर्वात था तब ये था। तो देखो इसमें विद्युत क्षेत्र में सिग्मा में केवल एप्सिलॉन नॉट का भाग लग रहा है और इसमें एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर का भाग लग रहा है, तो इसका अर्थ ई का मान ई डैश से क्या है बड़ा। तो पहला पॉइंट, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा घटेगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा घटेगा। उसके बाद देखो V बराबर ED, जब V बराबर ED लिखोगे तो V जब इस E का मान घट रहा है, जब इस E का मान घट रहा है तो V का मान भी क्या होगा कम होगा, V का मान भी क्या होगा कम होगा। बात समझ में आ गई क्या। अब देखो जब V का मान कम होगा तो C Q अपॉन V होता है, जब V का मान घटेगा तो धारिता का मान क्या होता है बढ़ता है, धारिता का मान क्या होता है बढ़ता है। तो रिजल्ट क्या आया, हमने हमारा जो टॉपिक था वो है धारिता पर पैरावैद्युत पदार्थ का प्रभाव आपको बताना है, ठीक है। तो धारिता पर पैरावैद्युत पदार्थ का प्रभाव ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या किया, अपन ने एक बार विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करके देखा। तो जब अपन ने विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि विद्युत क्षेत्र जो आया है वो पहले जो निर्वात में आया था उससे कम आया है। जो विद्युत क्षेत्र का मान कम होने के कारण प्लेटों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान भी घटेगा, और जब उस विभवांतर का मान घटेगा तो धारिता का मान भी क्या होगा बढ़ेगा, धारिता का मान क्या होगा बढ़ेगा। अब आगे देखिए, अब मेरी बात सुनो, इस बार जो एनसीईआरटी बुक आई है उसमें आपको ये जो टॉपिक दे रखे हैं वो आपको एक ही जगह करके दे रखे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर या प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता पर प्रभाव, मतलब आपको थ्योरेटिकल भी बताना है और उसका फॉर्मूला भी निकालना है धारिता का, ठीक है। लेकिन मैं इसको अलग पढ़ा रहा हूं, आपको कारण दे दिया कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो विद्युत क्षेत्र घटता है, विभव घटता है और धारिता का मान बढ़ता है। अब अपन उसका व्यंजक निकालेंगे, सुन लेना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। अब इसमें कंडीशन है, जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तो
पूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तो देखें देखो ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम है जिसकी एक प्लेट पर अंदर की तरफ प्लस क्यू आवेश दिया गया है और दूसरी प्लेट पर अंदर की तरफ माइनस क्यू आवेश दिया गया है और दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। अब क्या है, इन प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ भरा गया है, पूर्ण रूप से, ठीक है ना। मतलब जितनी भी ये जो डिस्टेंस है बीच की, इस संपूर्ण डिस्टेंस के अंदर पैरावैद्युत पदार्थ भरा गया है। तो देखो प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ भरा होगा जिसका पैरावैद्युतांक कितना है इसका, एप्सिलॉन आर। पैरावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और साथ में एप्सिलॉन आर। या भी पढ़ गए, या इसको ये भी लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बात एक ही, बात समझ में आ गई क्या, बात एक ही है। आप दोनों में से कैसे भी इसको लिख सकते हो। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V बराबर ED, V बराबर ED। तो यहां से V E का मान रखेंगे तो E अपने पास क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और गुणा में D। E का मान रख दिया, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, तो Q अपॉन A पुट कर लो, तो यहां से Q A D एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसको समीकरण नंबर 2 कहेंगे। क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 2। अब अपने पास समीकरण नंबर 2 आ गई, अपने को धारिता निकालनी, मतलब अपने पास V आ गया तो अपन धारिता कैसे निकालेंगे। तो देखिए धारिता की परिभाषा अनुसार C = Q अपॉन V, C Q, या यहां लिख देंगे समीकरण 2 से C = Q और V का मान क्या है अपने पास, QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चले जाएंगे, तो C = क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और साथ में क्या आएगा, एप्सिलॉन आर। ठीक है, अगर धारिता को C' से रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो C' से रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि C अपन ये मान रहे हैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को C मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, C' = C अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो निर्वात में धारिता C थी, जब अपन ने पैरावैद्युत माध्यम रखा तो धारिता अपन ने निकाली C', तो यहाँ रिजल्ट क्या आया, C' जो आया वो C अपॉन एप्सिलॉन आर आ रहा है। तो C अपॉन एप्सिलॉन आर आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अपना जो C' आया वो C से क्या आया, कम। तो रिजल्ट क्या आएगा कि C > C'।
ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, अपन ये कह सकते हैं कि निर्वात के अंदर धारिता का मान अधिक होता है बजाय किसके, किसी माध्यम के, या पैरावैद्युत पदार्थ बोल सकते हैं। यहाँ पे माध्यम क्या ले रखे हैं आपने, पैरावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो ये आपका हो गया समांतर प्लेट, संधारित्र। और इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन। क्या है, संधारित्रों का संयोजन। देखें, टॉपिक है संधारित्र संयोजन। अब आपने संयोजन जो है वो पहले भी पढ़ा है कक्षा 10th के अंदर। ठीक है, वहां भी आपने ठीक है इसी प्रकार से काम किया है जैसे आपने वहां पे कक्षा 10th में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, वो अपने यहाँ कक्षा 12th में भी चलता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ संधारित्र का संयोजन वही दो प्रकार है। फर्स्ट जो है वो श्रेणी क्रम, और सेकंड जो है वो है समांतर क्रम। ठीक है, संधारित्र का संयोजन दो प्रकार है, पहला है श्रेणी संयोजन और दूसरा है समांतर संयोजन। तो अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं श्रेणी संयोजन। फर्स्ट पॉइंट है अपना संधारित्र का श्रेणी संयोजन। ठीक है, तो संधारित्र का श्रेणीक्रम जो संयोजन है उसमें देखो, हाँ जी देखिए, अपने पास तीन संधारित्र हैं जिसमें प्रथम संधारित्र की धारिता C1, सेकंड संधारित्र की धारिता C2 और थर्ड जो संधारित्र है उसकी धारिता अपने की क्या ली है, C3। तीन संधारित्र है, तीनों संधारित्र की धारिता अपने लिख ली C1, C2 और C3। अब बात आती है तीनों संधारित्र की प्लेटों पर दिया गया आवेश जो है वो सेम है। ठीक है, एक साइड एक प्लेट पर प्लस क्यू दे रखे हैं तो दूसरी साइड उस प्लेट पर क्या दे रखा है, माइनस क्यू। अब सुन लेना अच्छे से, आपको श्रेणी संयोजन या समांतर संयोजन किसी की भी बात करें तो अपन यहाँ धारिता निकालेंगे। तो देखो मेरी बात सुन लेना, अपने पास ये फॉर्मूला है C=Q/V। इसमें तीन राशि है, एक राशि तो दोनों ही टॉपिक में अलग अलग लेंगे क्योंकि हम
धारिता तो पढ़ ही रहे, धारिता हमें निकालनी है। अब इन दो चीजों पे डिपेंड है, श्रेणी क्रम में एक चीज समान होगी, दूसरी चीज अलग अलग होगी, समांतर क्रम में जस्ट उसका उल्टा। अब श्रेणी क्रम में समान क्या होगा, देखो श्रेणी क्रम में धारा जो प्रवाहित होगी इन सभी संधारित्र से सेम धारा प्रवाहित होगी। अगर सभी संधारित्र से सेम धारा प्रवाहित हो रही है तो सभी संधारित्र के पास आवेश बराबर होगा, ठीक है, लेकिन विभवांतर जो होगा वो अलग अलग होगा। क्या होगा, विभवांतर अलग अलग। इस संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V1, इस संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V2 और इस संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्या है, V3। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है, आपको जो राशि अलग अलग है भाई इस C को छोड़ के, धारिता भी अलग अलग है लेकिन C को छोड़ के जो राशि अलग अलग है आपको वो निकालनी है, उसका योग करना है, उससे रिजल्ट आएंगे। तो देखो सबसे पहले परिभाषा, प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट, प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट बैटरी के धनाकर्षण से, बैटरी के धनाकर्षण से एवं अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋणाग्र से संयोजित करते हैं तथा प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, कोमा दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अंतिम संधारित्र की प्रथम प्लेट से संयोजित करते हैं इस व्यवस्था को
संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। आगे देखो, अब बात आती है कि ये तो होगी परिभाषा। परिभाषा सिंपल है, समांतर में भी जो डायग्राम में दिख रहा है उसी प्रकार से लिखना होता है। ठीक है, परिभाषा में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो जिस प्रकार से इनके संयोजन की व्यवस्था है उसी प्रकार से ये लिखा गया है। अब देखो, अगर किसी को डाउट हो तो मैं दोबारा से बता रहा हूं। इसमें क्या है, जैसे ये दे रखा है प्रथम संधारित्र, तो आपको जो दिख रहा है वो ही लिखना है परिभाषा में। और तो कहां से लिखोगे? जो डायग्राम बनाया उसी को तो देख के लिख रहे हैं ना अपन। तो देखो, प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट बैटरी के धनाकर्ष से। अंतिम संधारित्र, अब अंतिम में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जरूरी नहीं है वो तीसरा हो, चौथा, कोई भी हो सकता है, कितने भी जोड़ सकते हैं अपन। इसलिए अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट या दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋणाकर्ष से, तथा प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, एवं दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अंतिम संधारित्र की प्रथम प्लेट से क्या करते हैं? संयोजित करते हैं। इस व्यवस्था को संधारित्र का क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आगे बात समझ में। अब बात आती है आगे इसका सॉल्यूशन। तो देखो, मैं कह रहा हूं हमें सी पे तो कोई चर्चा नहीं करनी, सी तो निकालना है, वो लास्ट की बात है। अब अपने पास क्या है? V1 V2 V3, मतलब इनके जो विभवांतर है वो अलग अलग है, तो हमें विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे? तो देखो, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। प्रथम जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर निकालेंगे। अब देखो निकालेंगे कैसे, वो सुनो। हमारे पास फॉर्मूला होता है C = Q/V, यही तो फॉर्मूला होता है ना। अब इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे, तो C = Q/V है, हमें V निकालना है। तो V क्या आएगा? Q/C। क्या आएगा? Q/C। तो देखो V1 कितना आएगा? V1 = प्लेटों पर चार्ज कितना है? Q। और प्रथम जो संधारित्र है उसकी धारिता C1, समीकरण नंबर 1। आगे बात समझ में। द्वितीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, दूसरा जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर आपको निकालना है। तो दूसरा संधारित्र हमारा ये है जिसकी धारिता तो C2 है और उसकी प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना दे रखा है आपने? V2। तो यहां देखो V2 बराबर Q/ क्या आ जाएगा? C2, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। उसके बाद अब हमें तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालना है और विभवांतर दे रखा है V3, आवेश कितना है? Q, और धारिता कितनी है? C3। तृतीय
संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तृतीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर निकालेंगे तो वो विभवांतर है V3। V3 बराबर Q अपॉन C3, यही तो आएगा ना। तो यहां से इसको कहेंगे समीकरण नंबर 3। क्या कहेंगे? समीकरण नंबर 3। अब देखो इधर, इसको भी डायग्राम को भी हटा रहा हूं। कुल विभवांतर V, हमें कुल विभवांतर V निकालना है। और कुल विभवांतर V निकालने के लिए जो हमारे पास 3 समीकरण आए जिसमें V1, V2 और V3 अपन ने निकाला है, वो तीनों यहाँ पे रखने हैं। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V, तो यहाँ क्या आएगा? V इक्वल टू V1 का मान Q अपॉन में C1, V2 का मान Q अपॉन में C2 और V3 का मान Q अपॉन में C3। तीनों समीकरणों से मान पुट कर दिए। देखो V बराबर Q कॉमन लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब इसको हम क्या कहेंगे? समीकरण नंबर 4। अब यहां पे एक लाइन लिखी जाएगी, देखो तीनों संधारित्र के स्थान पर, तीनों संधारित्र के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लगाते हैं जिसकी तुल्य धारिता CS एवं प्लेटों पर आवेश Q। तो यहां पे V बराबर क्या करेंगे? Q अपॉन CS, इस V की जगह इजिकल टू Q और आया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो गया तो रिजल्ट आया 1 अपॉन CS, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 5। ये हमने जो 3 संधारित्र लिए थे जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा था, उनकी तुल्य धारिता आ गई CS। अब देखो यदि स्मॉल n संधारित्र है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हो तो
मतलब जहां पे अपन ने 3 संधारित्र लिए हैं, यदि उसकी जगह स्मॉल n संधारित्र ले तो तुल्य धारिता कैसे आएगी? तो तुल्य धारिता 1/CS बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट प्लस 1/CS, ये अपनी क्या हो जाएगी? तुल्य धारिता। आगे बात समझ में। तो इसका एक पोर्शन ये कंप्लीट हो गया है संधारित्र का श्रेणीकरण संयोजन, एक अपन कल पढ़ा देंगे, ठीक है? तो इसको अच्छे से कर लेना, किसी कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? बाकी अपने कल करेंगे।